आज हम क्वालिफायर जो सेट नंबर 4 है इसे हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आगामी 72 फर्स्ट जो 72 का जो बीपीएससी होने वाली है, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं, इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बोलता है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संचालित गतिशील भूजल संसाधन आकलन जो 2025 के संबंध में कौन सी कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कि जो यहाँ पे कहाँ गया कर्सर, हाँ, इसमें देखते हैं कि जो लिखा है कि देश के समग्र रूप में भूजल दोहन की जो अवस्था है वह 60.63% आंकी गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और उसमें देखते हैं कि जो आकलन करने की जो उनकी कैटेगरी है ना, उसमें देखते हैं कि जो अगर 70% से नीचे है, ठीक है, तो वो सुरक्षित होती है, यानी सुरक्षित उसको भूजल दोहन की अवस्था मानी जाती है। 70 से 90% तक अर्ध क्रिटिकल, 90 से 100 क्रिटिकल, और 100 से जो ऊपर होते हैं वो अति दोहित होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो इसमें लेकिन कह रहा है कि 90 से 100 के बीच में आकलन इकाइयों को अति दोहित नहीं, यह जो है ना यह क्रिटिकल माना जाता है। अति ओवर जो एक्सप्लॉइटेड है वो 100 के ऊपर कहा जाते हैं। देश में सुरक्षित सेफ आकलन इकाई में प्रतिशत 2017 से 25 के बीच में क्या है, बढ़ा है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका 1 और 3 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कि डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट से एक सालवे परीक्षण में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो प्रलय जो मिसाइल है वो क्या है, एक लघु दूरी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है ना लगभग 150 से 500 किलोमीटर है। जबकि देखिए यहाँ पे क्या है, 1000 से 1500 किलोमीटर बताया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, और इस अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपण जो पथ है, इसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में रोक पाना अधिक कठिन बनाता है, क्योंकि ये क्या है ना कि बच पाते हैं और त्वरित कार्रवाई करके निकल जाते हैं, इसलिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 और 3। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर, और इसकी पेलोड जो ले जाने की क्षमता है 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक। ठीक है, यूरोजोन देखिए, यूरोजोन क्या है कि यूरोपीय जो यूनियन है उसमें जो टोटल 27 देश है, तो उसमें जो जो कंट्री यूरो को जो अपनाए हैं ना, इसलिए उसको यूरोजोन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो उसमें बुल्गारिया देखते हैं कि 21st यानी 21वां मेंबर बना है, ना कि 24वां। ठीक है, टोटल 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन में, और उसमें से टोटल 21 देश ने अपना जो यूरो को अपनाया है। ठीक है, और उसमें से 6 कंट्री कौन बच गए हैं, तो डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और चेक गणराज्य, ये क्या है, यूरोजोन से बाहर है। और ये यूरोजोन के बताते हैं कि यह जो है इसकी जो नींव है मॉस्टिस संधि 1992 द्वारा रखी गई, और यूरो जो है जनवरी 1999 से 11 देशों के साथ शुरू हुआ था। तो 21वां हो गया बुल्गारिया, और 20वां कंट्री कौन हो गया, क्रोएशिया है। देखिए, भारत का पहला 3D फ्लैक्स जलीय एंजियोग्राफी विद आइस टेंट जो हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में किस नेत्र रोग के उपचार से संबंधित है, तो ग्लूकोमा या काला मोतिया है। ये अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है कि भारत की जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, तो उसमें देखते हैं कि भारत का ब्रॉडबैंड जो ग्राहक है वह लगभग क्या है, इसमें हम कर्सर ले लेते हैं इसमें, हाँ, तो इसमें देखिए कि भारत का जो ब्रॉडबैंड ग्राहक है वो नवंबर 2015 में 100.37 करोड़ पार कर गया है। ठीक है, और पिछले दशक जो 2015 से लेकर 2025 ब्रॉडबैंड ग्राहक जो है 10 गुना नहीं, लगभग 7 से 8 गुना के करीब बढ़ा है, क्योंकि 2014 में जो है ना वो लगभग 13.15 करोड़ था, और अभी 100.37 करोड़ हो गया है।
तो कितना हो गया, 6391 और तेरे 8 104 हो गया, यानी 7 से 8 के बीच में टाइम्स बढ़ी है। ठीक है। वंदे स्लीपर ट्रेन ने हाल ही में निम्नलिखित किस रेलवे खंड पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी उच्च गति सीआरएस परीक्षण पूरा किया है? यह कोटा नागदा रेल खंड पे है। लैंड स्टेक एक जीआईएस आधारित एकीकृत डिजिटल मंच है जो हाल ही में पायलट परीक्षण के रूप में शुरू किया गया। तो यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है। और इससे क्या होगा, यह एक लैंड स्टेक एकीकृत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें भूमि और संपत्ति की जो जानकारी है वह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे जो अनाधिकृत है, अनऑथराइज्ड है, गैर अनुपालिक संपत्ति है, उसके खरीदने को जोखिम कम रहता है और अंतर विभागीय समन्वय बेहतर होता है। तो 7 का क्या है? बी नंबर। देखिए, दोहा कतर में आयोजित फाइड विश्व ब्लेड शतरंज चैंपियनशिप में खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। और अभी जो है नॉर्वे शतरंज जो 2026 में जीता है तो आर प्रज्ञानंद ने जीते हैं। ठीक है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने भीर माउंड में लापिस लाजुली पत्थर तथा सम्राट वासुदेव की छवि वाले कुषाण कालीन सिक्के खोजे गए हैं, तो तक्षशिला से। और तक्षशिला के ही आचार्य कौन थे? चाणक्य। ठीक है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इसे यूनेस्को के जो क्या बोलते हैं उसको, यूनेस्को सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है कि उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना जो हाल ही में सत्रों से जुड़े ब्रह्मचारी वैष्णव साधुओं की सहायता हेतु शुरू की गई थी। यह कहाँ पे है? असम में। ठीक है। और उसे मासिक जो है ना 1500 रुपये प्रदान किया जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में देखते हैं कि डेटा फॉर डेवलपमेंट। देखिए 11 नंबर में क्या है कि जो मोस्पी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कहा जाता है, तो उसने क्या है ना कि अपना नया लोगो जारी किया है और उसने नया लोगों का नाम सांख्यिकी रखा है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। और ठीक है। और इसमें क्या है कि वो अपना रंग कुछ केसरिया, श्वेत गहरा, श्वेत जो हरा गहरा नीला रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है थिंक टैंक के रूप में। और जो भारत सरकार जो संसद द्वारा जो संवैधानिक जो वित्तीय क्या बोलते हैं संस्था का जो स्थापना है आर्टिकल 280 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित कौन सा यूनाइटेड किंगडम में जलदाह संस्कार को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो स्कॉटलैंड है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पेस टेक फाउंडेशन, यह कहाँ है? तो बेंगलोर में है। और यह राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र होगा यह। और इसमें क्या है कि कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के माध्यम से इस उद्योग को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। इलेक्ट्रिक वाहन अनुप्रयोगों में हाल ही में शुरू की गई 30 किलोवाट वाइड बैंड जो गैप है आधारित एकीकृत ड्राइव प्रणाली किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो ईवी पावर ट्रेन है, सेमी कंडक्टर आधारित ड्राइव है, उसके घटक हेतु आयात निर्भरता को कम करें, है ना, और अपने जो आत्मनिर्भरता की जो भारत का लक्ष्य है उसके आगे बढ़ने का कार्य हो सके। 15th में क्या है कि सुमात्रा में, सुमात्रा कहाँ है? यह इंडोनेशिया में है। दुर्लभ नवंबर चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात सेन्यार है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। ओके। तो
यह जो ये डीजीपी जो आईजीपी का सम्मेलन हुआ था, इसका क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या है कि छत्तीसगढ़, जैसा कि देखते हैं कि दंतेवाड़ा एरिया बहुत ही माओवादी था, और गृह मंत्री जो उन्होंने अनाउंस किया था कि 1 मार्च 2026 तक हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे। और पहला जो नक्सल मुक्त जो राज्य घोषित किया गया है वो मध्य प्रदेश हाल ही में घोषित किया गया है। ठीक है। किस संगठन ने उच्च गति स्वदेशी लड़ाकू जेट एस्केप प्रणाली को विकसित किया है? या डीआरडीओ ने चंडीगढ़ जो कि रेल ट्रैक रॉकेट है स्लैश सुविधा में देसी लड़ाकू जेट एस्केप प्रणाली का उच्च गति रॉकेट स्लैश परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। 18 में देखते हैं। इसमें देखिए एक्यूबेरिन जो है ना, यह 2009 से बारी बारी से आयोजित हुआ है, जबकि यहाँ बोल रहा है कि 2007 से। ठीक है। और इस अभ्यास में भारत और मालदीव के सैन्यकर्मी शामिल होते हैं। और परीक्षण में क्या है, प्रशिक्षण में जंगल, अर्ध शहरी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र शामिल होते हैं। तो 1 और 3 सही है, जबकि 18 में क्या है 2009 से बारी बारी आयोजित करते हैं। भारत टैक्सी जो कि एक सहकारी चालक स्वामित्व वाला राइड होल्डिंग मॉडल था। ठीक है। राइड हेलिंग मॉडल की ओर परिवर्तनकारी बदलाव किया, क्योंकि अभी देखते हैं कि ओला और उबर जो है मनमाने तरीके से पैसा वसूलती है। तो भारत टैक्सी क्या है कि चालक स्वामित्व रखते हुए सहकारिता को बढ़ाते हुए और पब्लिक को भी इसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक रियायती दर पर वह मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका पायलट परीक्षण दिल्ली और गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है। 7वां वेतन, देखिए 8वां वेतन आयोग जो है उसका अभी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई। और 7वां वेतन की समाप्ति के पहले ही 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन है? असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन हैं हाल ही में जो बनाए गए हैं? हेमंत बिश्व शर्मा। और पश्चिम बंगाल का क्या है? शुभेंदु अधिकारी है। ठीक है। मैथिली भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र झा को। किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र झा। ठीक है। और यह पुस्तक क्या है कि ग्रामीण जीवन, समाज, मानवीय भावनाओं को अत्यंत सजीव और प्रभावशाली ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। बिहार के किस जिले निवासी शैलेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 1.84 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड मेडल जीता है? तो वह जमुई के हैं। और जमुई में ही देखते हैं कि नागी नक्टी जो वेटलैंड घोषित किया गया है और पक्षी अभ्यारण्य भी है। और जमुई में ही देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मापा गया है। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें देखते हैं कि बिहार सरकार लगातार अपनी जो जल संसाधन का प्रबंधन है, तो उसमें 7वीं लघु सिंचाई गणना हो, दूसरी जल निकाय गणना हो, या पहला झरना स्प्रिंग्स, इसके तहत उसने उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन पुरस्कार पाया। और बिहार का जो डिस्कॉम्स है, चाहे NBDCL हो चाहे SBDCL हो, उसको लगातार 5वीं वर्ष क्या है A+ ग्रेड का दर्जा मिला है। देखिए बिहार सिविल न्यायालय, देखिए बिहार सिविल विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो यह औपनिवेशिक युग के बंगाल, आगरा, असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 का जगह लेता है। बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य राज्य के सभी न्यायालय पे नहीं, चूँकि यह जो एक्ट है, ये जो विधेयक है वह सिविल न्यायालय विधेयक के नाम से आया है, तो इसलिए यह सिर्फ सिविल न्यायालय की संरचना का ही आधुनिकीकरण करता है। सिर्फ सिविल जो कोर्ट है उसका मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, तो यहाँ पे सभी न्यायालय गलत है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक, इसमें देखते हैं कि यह शहरी स्थानीय निकायों में एक सशक्त अस्थायी समिति गठित करने का सक्षम बनाता है, ताकि जो भी क्रियाकलाप है उनको सुदृढ़ तरीके से किया जा सके। और इसमें क्या है, नगर पालिकाओं और नगर निगम के सदस्य गुप्त मतदान के माध्यम से सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे। पहले क्या है ना, यह समिति का चुनाव महापौर करते थे, अब जो है नगर पालिका और नगर निगम के सदस्य गुप्त मतदान से कर सकेंगे। तो इसका 1 और 2 सही होगा। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसका स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कई सदस्य होते हैं, और इनके सदस्य का जो कार्यकाल है वह कितना होता है? ओनली 3 इयर्स होता है। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए।
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम क्या है? एक परामर्शदर्शी संस्था है। इसका जो निर्देश है, सिफारिश है, वह बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। और इसकी जो सदस्य की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से की जाती है। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष 70 साल जो भी पहले हो चुका हो। देखिए जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, लागू किया गया था और यह 101 संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। और इसमें एक जीएसटी काउंसिल होता है जो 279A के अंतर्गत आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य वित्त कराधान के प्रभारी एक मंत्री सदस्य के रूप में नामित होते हैं और जीएसटी संबंधी मुद्रा में केंद्र राज्य को सिफारिश करती है। और इसमें क्या है ना कि जो केंद्र का जो वोटिंग सिस्टम में कितना होता है, 1/3 होता है और राज्यों को 2/3 देते हैं। और प्रत्येक जो दर है, छूट है, आदर्श कानून की सिफारिश होती है और उसमें जो भी मेजोरिटी से पास होता है, 3/4 से पास होता है, लगभग 75% वोटिंग सिस्टम से। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग राष्ट्रीय आयोग की शक्ति नहीं है। तो उसका काम क्या है कि संरक्षण और संबंधित मामला की जांच की निगरानी करना, किसी भी व्यक्ति को समन कर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, अधिकारी के संरक्षण से वंचित किए जाने संबंधित विशिष्ट शिकायत की जांच करना और राज्य सरकार के राज्य के रोजगार में विशिष्ट कोटा का आरक्षित करने का निर्देश उसके राष्ट्रीय आयोग का नहीं है। यह संसद का जो विधायिका बॉडी है वह उनका काम है कि किस तरह से उसका आरक्षण करना या आरक्षण से हटाना, ठीक है। तो 28 का क्या है, वो गलत है। संविधान की दूसरी अनुसूची में देखिए, पहला है क्या है, संघ बनाने की शक्ति, दूसरा है सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो है ना, उसमें क्या है कि सैलरी का प्रावधान जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी हो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो और कैग के भी वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में शामिल है। जबकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो वेतन है वह दूसरी अनुसूची में उनका दर्ज नहीं है, ठीक है। उनका जो है ना अलग से जो मंत्री के वेतन भत्ता अधिनियम है उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए इसमें गठन का प्रावधान कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में, है ना, जब पोट्टू श्री रामालुलु के उपवास के बाद जो एक भयंकर क्रांति उठ गया था, उसके पश्चात जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। और गुजरात को जो है बम्बई, है ना, बम्बई से अलग करके, यानी बम्बई जो था पहले, गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया 1960 में। पंजाब जो थे उसको जो है हरियाणा के साथ पुनर्गठन किया 1966 में। और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में और सिक्किम 1975 में, जो 36वां संविधान संशोधन के तहत एक संपूर्ण राज्य बना था। तो आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, पंजाब 1966, मणिपुर, त्रिपुरा और एक है मेघालय 1972 में और सिक्किम 1975 में। इस प्रकार से ये आंसर होगा। देखिए मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हेतु जो है ना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में रीट जारी करती है। और मूल अधिकार क्या है ना, इसमें असीमित नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मूल अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार पब्लिक को दिया गया है, लेकिन क्या है कि एक कंट्रोल वे में दिया गया है, ठीक है, ताकि संवैधानिक मौलिकता बनी रहे। उसमें देखते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत उसे कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। और थर्ड में देखिए क्या है कि मूल अधिकार न्यायोचित है और उल्लंघन होने पर उसकी व्यक्ति शरण ले सकता है, जैसा कि बताया कि आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। 1 और 3 सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह क्या है ना, बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। जैसा कि अभी देखिए कि ओम बिरला पर यह आरोप लगाया गया था विपक्ष के द्वारा, या यह कहा भी गया था विपक्ष के द्वारा कि वह विपक्ष की बात को अनसुनी करते हैं और सिर्फ सत्ता पक्ष की बात को वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी के सपेक्ष में ओम प्रकाश बिरला के जो है ना, ओम प्रकाश बिरला के विरुद्ध क्या लाया गया था? हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें देखते हैं कि चूँकि मेजोरिटी
पक्ष में था, इसलिए यह खारिज कर दिया गया, पास नहीं हो सका, वरना वह क्या है कि अपने पद से खाली होना पड़ता। तो उस दरमियान देखा गया कि वह बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। प्रथम बार मत दे सकते हैं और कार्रवाई के दौरान वो अपना बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट अध्यक्षता नहीं कर सकते जब तक उस पर कार्रवाई चल रही हो। तो 32 का क्या है, 2 और 3 है। 33 में देखिए कि किसी व्यक्ति के एक ही अपराध के लिए अधिक सजा नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए दो सिद्धि का जो संरक्षण है वह आर्टिकल 20 में दिया गया है। और इसमें क्या है कि देखिए कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दिया जा सकता है। तो यह भी जो है 20 में ही बताया गया है। किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध के साक्षी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर गलत है और 1 सही है। अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी मामले पर चर्चा करने हेतु किस संसदीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव। और स्थगन प्रस्ताव में क्या है कि कोई भी लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा हेतु दिन का कार्य जो है ना स्थगित कर दिया जाता है। और इसमें सरकार की जो अंतर्निहित निंदा होती है और इसमें 50 सदस्य की समर्थन का भी आवश्यकता होती है। तो स्थगन प्रस्ताव है दिन की कार्रवाई स्थगित करके कोई भी सरकार की जो अंतर्निहित निंदा होती है ना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 240 के अंतर्गत किन केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विनिमय बना सकता है? तो इसमें देखते हैं कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीप, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि शांति, प्रगति और सुशासन हेतु तो इस तरह का कदम उठाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि आर्टिकल 243 के 243 का कहाँ तक है, ओ तक। वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन 1992, और उसमें 29 विषय का प्रावधान है। जबकि नगर पालिका जो क्या है उसमें 18 विषय का प्रावधान है। और इसमें देखते हैं कि नगर पालिका का गठन 243 का क्यू में, सीटों का आरक्षण 243 का टी में, जबकि पंचायत में सीटों का आरक्षण कितना था, 243 का डी में। राज्य वित्त आयोग 243 का वाई नगर पालिका के संबंध में, और पंचायत के संबंध में क्या है 243 का आई। नगर पालिका का अवधि कितना है 243 का यू। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाने वाला किस प्रकार का अनुदान कोरा चेक जैसा होता है? इसमें देखिए कि कोरा चेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी अप्रत्याशित बड़ी या अत्यावश्यक मांग की पूर्ति करता है जिसका विवरण अभी भी नहीं बताया जा सकता है, जैसे युद्ध आपातकाल में। ठीक है, तो यह क्या है, लेखानुदान बोर्ड ऑफ क्रेडिट को कोरा चेक कहा जाता है। जबकि अनुपूरक जो अनुदान है वह किसी अपर्याप्त विनियोग की पूर्ति करती है। ठीक है, और जो अतिरिक्त अनुदान है वह बजट में शामिल किसी नई सेवा का वित्त पोषित करता है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा मंगा करके उसे वित्त पोषित किया जाता है। और जो असाधारण है वह विशेष प्रयोजन हेतु यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भारतीय संघ में कोई नया राज्य जोड़ा जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो देखिए कि क्या है उसमें एसएस और एसटी से बदला पंचनगर, एसएस और, यानी पहला संघ, दूसरा सैलरी, तीसरा ओथ और चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसमें चौथा अनुसूची हो जाएगा। इसमें भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद यह उल्लंघित करते हैं कि न्यायालयों की संसद की कार्रवाई जांच करने की अनुमति नहीं है। तो 122 में है, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि संसद की कार्रवाई की जांच अनुमति नहीं है 122 में, और राज्य विधानमंडल की भी अनुमति नहीं है 212 में। तो 122 और 212 होगा। जबकि 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 में है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या है कि जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है तो शक्ति का संघीय वितरण केंद्र की ओर झुक जाता है, और उसमें संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ऐसे कानून जो है ना, जैसे इमरजेंसी खत्म होगा है ना, आपातकाल होने के 6 महीना के बाद तक जारी रखते हैं। यहाँ लिखा है 3 महीने बाद, जो कि गलत है। तो इसका 1/3 सही है, और यहाँ 3 महीने की जगह 6 महीने होना चाहिए था।
देखो, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष में राजकोषीय जो फिजिकल डेफिसिट है वह जीडीपी का कितना है, 4.2% है। अगर प्राइमरी डेफिसिट करते हैं तो वो 2.2% है। तो राजकोषीय घाटा 4.2, प्राथमिक घाटा 2.2 और राजस्व घाटा कितना है, लगभग 357 करोड़ का हुआ है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अग्रणी मछली उत्पादक जिला कौन सा है, मधुबनी है। और बिहार के संबंध में बताते हैं कि जो दुग्ध उत्पादन है उसमें 4.2%, अंडा में लगभग 10% और मत्स्य उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है। तो बिहार में सब लगभग अंडा का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, 10% ज़्यादा। और मत्स्य क्षेत्र में देखते हैं कि 960,000 टन मत्स्य दर्ज किया गया है उत्पादन, ठीक है। और मधुबनी क्या है, उसमें अग्रणी है। देखिए, इसमें क्या है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार औसत दूध संग्रह कितना था, तो 2252 किलोग्राम 1000 किलोग्राम, 2252। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखिए प्रति व्यक्ति क्या है ऊर्जा खपत, 374 किलोवाट है, ये गलत है, 474। 19वीं इंडिया एनर्जी समिट में NBPTCL और SBPTCL क्या हुआ, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और ये क्या है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग श्रेणी में 13 इनोवेशन अवार्ड जीते हैं। और BSPTCL को यानी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा 5 लगातार वर्षों यानी 2020 से 25 में A+ प्रमाण पत्र मिला है। तो इसका क्या है, 2 और 3 सही है जैसा कि अभी बताए थे। और 374 किलोवाट प्रति व्यक्ति खपत हो गई है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में बच्चों और किशोरों में डिजिटल लत से सक्रिय निपटने हेतु क्या है, टेलीमानस राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है ना। और इसमें इसके तहत क्या है कि उसमें साइबर सुरक्षा, शिक्षा, सहपाठी मार्गदर्शक कार्यक्रम, विद्यालय में अनिवार्य शारीरिक गतिविधि, इस सब पे ध्यान देने की बात की जाएगी, सिफारिश की जाएगी टेलीमानस। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने 2026 हेतु 3 संभावित वैश्विक संकट परिदृश्य रेखांकित किए। इसके अनुसार 3 परिदृश्य में भारत के कौन सा जोखिम समान है, तो पूंजी प्रवाह में व्यवधान और रुपये का प्रवाह। जैसा कि देखते हैं कि भू राजनीति की स्थिति ऐसी बदल रही है कि जो हमारे कि डॉलर का उच्च स्तर पहुंच गया है, 97 रुपीज़ पर डॉलर जो है, जबकि रुपये की मूल्य जो है आज के इतिहास में सबसे अधिक गिरावट की दर्ज की गई है। एक दस्तावेज के रूप में इकोनॉमिक सर्वे के संबंध में, तो पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 51 में, और इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट था ना वह 1964 तक साथ ही प्रस्तुत होता था, और 1964 के बाद अलग कर दिया गया। सरकार प्रत्येक बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य है। देखिए, ये संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, जबकि यह एक परंपरा चली आ रही है कि पिछले वर्ष का जो भी हम लोग अचीवमेंट किए हैं उसका हम ब्यौरा देंगे बजट से एक दिन पहले। और बजट में क्या है कि आगामी वर्तमान का उसमें परिदृश्य को हम रखेंगे, क्या करने वाले हैं। 2022-23 से सर्वेक्षण पुनः एकल खंड प्रारूप में लौट आया है, तो इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही होगा, 2 नंबर क्या है, गलत है इसका। देखिए, 16वां वित्त आयोग जो है ना, क्षेत्रीय हस्तांतरण सूत्र में निम्नलिखित कौन से मापदंड प्रस्तुत किए हैं, तो इसमें देखते हैं कि क्षेत्रीय मापदंड, उसमें देखिए जनसंख्या, वनावरण और जो जीडीपी में योगदान है। तो अगर उसमें देखिए जनसंख्या का बात करें तो जनसंख्या का उसने 17%, वन पारिस्थितिकी को 10% है ना, और जीडीपी में योगदान को 10% लिया है। तो इस तरह से एक नया मापदंड बनाया है, तो 1, 2, 4 हो जाएगा। किन उपायों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो देखिए नोट निर्गमन पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति का सीधा मतलब होता है क्या, इसका सीधा मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई को नियंत्रण कैसे करेंगे, जो नोट का निर्गमन है, बाजार से नोट को अगर रेपो रेट अधिक महंगा कर दिया जाए तो बैंकों को क्या है, आरबीआई से महंगे लोन मिलेंगे, वो क्या है मार्केट में फिर कम लोन सप्लाई करेंगे। तो इससे क्या है कि मार्केट का पूरा पैसा क्या है ना आरबीआई के पास जमा हो जाएगी। तो इससे क्या है, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। टैक्स में वृद्धि से बिल्कुल सही, और बैंक दर में वृद्धि थी, ये तीनों क्या है ना कि मार्केट का पैसा को खींच करके आरबीआई सेंट्रलाइज करती है, जिससे महंगाई कम होती है।
कच्चे तेल के आयात पर देखिए, आयातित कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल स्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है, जैसा कि अभी स्थिति में देख सकते हैं। और अधिक आयात से व्यापार घाटा कम होता है, जबकि अधिक आयात से व्यापार घाटा क्या है, बढ़ती जाती है। गलत स्टेटमेंट है। 2, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट का दबाव भारत के लिए नकारात्मक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत गिरती है तो भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत जो है कम पैसे देकर के अधिक से तेल खरीद सकती है। भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण देखिए, जब क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है ना, तो 1966 से लेकर 1977 के बीच में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ना 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। और आरबीआई जो है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 के अधिनियम के तहत हुई, और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। तो 1950 ये गलत है, यहाँ 1949 होना चाहिए। देखिए, कौन से भुगतान संतुलन के चालू खाते में प्रकट नहीं होता है? तो देखिए, उसमें क्या है कि 2 तरह के खाते होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी या वित्तीय खाता होता है। पूंजी या वित्तीय खाता मतलब क्या हुआ कि जिसमें हमें पूंजी का प्रवाह यानी बढ़ोतरी हो। पूंजी का मतलब क्या है कि एक जिसमें कि देखते हैं ना, पूंजी में कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, विदेशी पोर्टफोलियो हो, ठीक है, बाहरी उधारी हो, बैंकिंग पूंजी हो, ये सब क्या आता है, वो सब आता है पूंजी खाता। यानी ये जो यहाँ लिखा है ना चालू खाता, चालू खाता की जगह वो पूंजी खाता या वित्तीय खाता में आता है। जबकि करंट अकाउंट जो होता है ना चालू खाते, उसमें दृश्य व्यापार है। दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार मतलब अदृश्य मद में आ गया, सेवा हो गया, सॉफ्टवेयर है, पर्यटन है। और कारक जो आय होते हैं उसमें से देखिए आपका कि जो ब्याज है, लाभांश है, मजदूरी है, विप्रेषण है, अनुदान है, ग्रांट्स है। तो इसमें ये सब करंट अकाउंट में आते हैं, चालू खाते में। जबकि ये क्या है ना, पूंजी खाते में आते हैं। एफडीआई, पोर्टफोलियो निवेश, है ना, बाहरी और उधारी जो भी बैंकिंग पूंजी हो। देखिए, लघु और मध्यम उद्यम में देखते हैं तो इसमें पूछ रहा है कितना सही है। इसमें देखिए क्या है कि यह जो है ना कोई ऑनरशिप लेकर के जो काम करता है ना, जैसे कि यह प्रायः कैसा रहता है, प्रवर्तक संचालित या पारिवारिक स्वामित्व वाला व्यवसाय होती है, जिसमें से क्या है ना किसी व्यक्ति या संस्था के बीच में शेयरधारिता का संकेंद्रण होता है। और इसमें है कि निजी इक्विटी निवेशकों या परिष्कृत निवेशकों की पूर्ण उपस्थिति होती है। यह गलत स्टेटमेंट है, अनुपस्थिति होती है उसमें। तो 1 और 2 सही है, इसलिए 2 स्टेटमेंट सही है इसमें। निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनगणना के अब रोही क्रम में सजाना है। तो देखिए यह है ना, शहरी में जनसंख्या कितना कितना है। तो महाराष्ट्र में देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ है, तमिलनाडु में लगभग कितना है 3.49 करोड़ है, और पश्चिम बंगाल में तो लगभग 2.25 करोड़ है। इस प्रकार से यह जो है ना डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जब नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित बना देती है, यानी टेक्नोलॉजी आया और आदमी को बेरोजगार बना दिया, ठीक है, या ऑटोमेशन आया आदमी को बेरोजगार बना दिया, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी में आता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और घर्षण जन्य जो बेरोजगारी है वह कब आती है? तो घर्षण जन्य बेरोजगारी मतलब क्या है कि अभी जॉब कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद जब जॉब चला गया फिर से जॉब मिला, तो ये जो बीच में जो चला गया ना जॉब, उस समय जो बेरोजगारी हुई थी उसको घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी तो देखते हैं कि यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें से अगर मान लिया जाए कि कृषि में 4 लोग का काम है और वहाँ पे 10 लोग पहुँच जाते हैं, तो उससे क्या होती है कि सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर आते हैं, ठीक है। गंडक नदी की एक सहायक नदी लाल बकैया से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ढाका नहर, ठीक है ना। लाल बकैया से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ढाका नहर। और जो गंडक है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में नारायणी हिमालय से निकलती है और हाजीपुर में गंगा के निकट में आके मिल जाती है। देखिए इसमें देखते हैं कि बिहार में केबाल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ना उच्चतर एरिया में देखते हैं मिलते हैं, जिसमें जहानाबाद है, भागलपुर है, भागलपुर, पटना, जहानाबाद, गया, है ना, और पटना, रोहतास, ये सब में
पुरानी या बांगर जो मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस जिले में धारवाड़ श्रेणी, देखिए बिंद श्रेणी का तो चट्टान कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे कैमूर रोहतास के आसपास, लेकिन धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टान है ना वह दक्षिणी पूर्वी बिहार में पाई जाती है। जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा है ना, उसमें जो खड़गपुर और राजगीर की जो पहाड़ी है उसमें से मिलते हैं। और धारवाड़ तंत्र अगर पूरे भारत में अगर देखते हैं तो कर्नाटक में अध्ययन हुआ है। इसमें देखते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स उस मिनरल्स को कहते हैं जो कि आज की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पवन टरबाइन, विद्युत नेटवर्क से लेकर के इलेक्ट्रिक वाहन तक। उसमें देखिए क्या है, कॉपर है, लिथियम आयन बैटरी यूज होते हैं ना, फिर निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब का इस्तेमाल अत्यधिक होती है और इसकी जो उपलब्धता है बहुत सीमित है, इसलिए इसे क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। भीम बांध देखिए कहाँ है, मुंगेर में, नागी नकटी जमुई में है, ना कि बेगूसराय में। गौतम बुद्ध गया में और उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, तो बी नंबर गलत है, 2 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, 51.5%, और पुरुष का कितना था, 71.2%। और ऑल ओवरऑल बिहार की साक्षरता कितनी है, तो 61.8%, जबकि भारत का ऑल ओवरऑल साक्षरता दर कितना है, 74.04%। देखिए राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। राज्य लेवल पे जो एसडीएमए होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका मुख्यमंत्री। और जिला स्तर पर जो होता है ना डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका कलेक्टर अध्यक्ष होता है। ठीक है। देखिए चाबहार पोर्ट, जैसा कि देखते हैं कि चाबहार पोर्ट भारत सरकार है ना, जो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके रणनीतिक दृष्टिकोण से यह ईरान में बना रही है। तो चाबहार पोर्ट को देखते हैं कि भारत के मध्य एशिया तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग है ना। इस्फहान क्या है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रमुख केंद्र है, जहां पे देखते हैं कि बॉम्बर से जो ना बम बरसाया गया था। और बंदर ए अंजली क्या है, कैस्पियन सागर पर ईरानी बंदरगाह है। और तो सी का 3 हो गया। और डी का क्या है, अस्त्रखान क्या है, INSTC मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें क्या है कि रूसी ईरान की जो जल और जमीन की सहायता से यूरोप तक भारत का पहुंच सुनिश्चित करना है ना। सिंधु नदी प्रणाली का देखते हैं कि इसमें तो मानसरोवर झील से निकलती है और 5180 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लद्दाख में डेमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। और लद्दाख गिलगित क्षेत्र से होकर बहती है। और ये सिंधु जो है ना कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, ना कि लाहौर में। कराची जो क्या है ना वो कोस्टल एरिया के पास है, तो वहीं से गिरेगी ना, तो 4 नंबर गलत है। देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधों के लिए जो वर्षा चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, और 70 से 100 सेंटीमीटर के लिए शुष्क पर्णपाती वनस्पति, जबकि शुष्क कटीली वनस्पति के लिए 50 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग होता है कि जो त्वरित बाजार तक सप्लाई किया जा सके, है ना। सघन बाजार बागवानी है, उसमें से देखते हैं कि जो सब्जी है, फल फूल है, उसको ट्रकों से शीघ्र पहुंचाने का काम किया जाता है मार्केट में। 67 में देखते हैं कि खनिज प्रमुख, देखिए एस्बेस्टस राजस्थान में है, वहाँ पे जस्ता टीना सब पाए जाते हैं। पायराइट्स देखिए बिहार में है ना, बिहार में पायराइट्स कहाँ मिलते हैं, तो रोहतास का जो अमझौर निक्षेप क्षेत्र है। और सल्फर जो है ना उड़ीसा में ज़्यादा नहीं पाया जाता है। उड़ीसा जो है ना बेसिकली क्रोमाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क और निकिल, ये सब के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और खनिज शक्ति गृह के रूप में भी कहलाते हैं। तो 67 का 3 नंबर गलत है, यानी जो सी है, बाकी सब सही है। देखिए किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती है, तो ध्वनि तरंग क्या है ना, जो प्राइमरी वेव्स ध्वनि तरंगे होती है जो अनुदैर्घ्य है, जबकि जो एस तरंगे है ना वह अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब जो ठोस में गमन करती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है ना, जो प्राइमरी वेव्स है
ठोस, द्रव, गैस तीनों में कवर करती है। और जो लोअर वेव्स है एल और सरफेस वेव्स या आर तरंगे, ये दोनों का जो है ना क्या है, ये दोनों क्या है ना सरफेस पे फ्लो करती है, सरफेस पे करती है और अत्यंत विनाशकारी होती है यह, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तो कम होती है लेकिन तरंगदैर्घ्य लंबा होता है, जबकि प्राइमरी और जो पी और एस तरंगे हैं इसका क्या है ना वेवलेंथ छोटी होती है और आवृत्ति उच्च होती है इसका। बेरिंग स्ट्रेट क्या है, तो बेरिंग स्ट्रेट रूस अलास्का को अलग करती है ना। महासागरीय जल बेरिंग स्ट्रेट से अटलांटिक को आर्कटिक से अलग करता है, जबकि इसमें क्या है इसमें देखते हैं कि जो प्रशांत और आर्कटिक को अलग करता है, ना कि अटलांटिक को। तो सिर्फ इसका फर्स्ट सही है, बाकी गलत है। ड्रिप सिंचाई मतलब क्या है, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जो सिंचाई है ना वह जहाँ पे जल की उपलब्धता सीमित है उस क्षेत्र में यह जल संरक्षण का काम करती है। और इसके तहत क्या है ना कि जल को जो है ना पौधों के जड़ के जो क्षेत्र हैं उसी के पास बूंद बूंद जल पहुंचाकर बिना सतही बहाव के क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। उससे क्या है कि जल अगर जो पटाते हैं खेत को तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का क्या है बर्बादी होती है। और ड्रिप सिंचाई में उसके रिस्पेक्ट में 30 से 50% तक पानी की भी बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है और उर्वरक की भी बचत होती है। जबकि मृदा अपरदन क्या है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ का चीज़ नहीं है। मृदा अपरदन क्या है, ये एक समस्या है। देखिए मैंग्रोव को जीवित रहने के लिए इनकी जड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। जीवित रहने के लिए इनकी जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यह सामान्यतः जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का यह पौधा है, यह यानी पेड़ है। यह सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो जो देखिए जो अफ्रीकी क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय अफ्रीकी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया है, निम्न अक्षांश अमेरिका है और दक्षिणी पूर्व एशिया है ना। प्रसिद्ध मार्काइबो झील का तिल क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तरी पश्चिमी जो वेनेजुएला है वहाँ पर मार्काइबो जो झील है विश्व की प्राचीनतम और सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। और अभी देखते हैं कि जो अमेरिका का जो नज़र था कि वेनेजुएला में जो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है 303 अरब बैरल डॉलर, 303 अरब बैरल है ना। तो इसके उपलक्ष्य में ही वहाँ का जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और एक मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप, झूठा आरोप लगा करके उसे कैद कर लिया गया, ठीक है। तो प्रसिद्ध मार्काइबो झील कहाँ है, वेनेजुएला में। अभी देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान क्या है, तो अवसादी चट्टान के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या होता है कि जो भी मतलब क्या बोलते हैं नदी है, महासागर है ना, इसमें क्या करता है ना ये आपस में ये पूर्व विद्वान चट्टान कभी जीवित रहे जीवाश्मों के अंश से बनती है, बिल्कुल सही है। यह चट्टान झीलों और महासागरों में जो है ना सतत फ्लो करते करते जब जल की मात्रा कम हो जाती है ना, क्योंकि चट्टान क्या है ना नदियों द्वारा ले जाने वाला जो झील है महासागर में क्या है निक्षेपित अवसादों से बनती है। और जब दब जाता है एक दूसरे पे प्रेशर के कारण तो ये अपना जो जल है ना अवसाद खो देते हैं और इसे सीमेंटित होकर के चट्टान बन जाते हैं। संगमरमर जो है ना वो क्या है कायांतरित है, जबकि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये सब क्या है अवसादी चट्टानें हैं। तो इसका क्या होगा, केवल एक सही है, जबकि यह चट्टान झीलों और महासागरों से तो बनती ही है, इसके बिना तो बन ही नहीं पाएगा वो। 74 में देखते हैं 74 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बोल्गा देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है, बाल्डाई पहाड़ी से निकलती है, राइन नदी आल्प्स से, और टाइबर नदी है ना माउंट फुमायोलो से, और नेपर नदी जो है ना नेपर नदी भी वहीं से निकलती है जहाँ से क्या बोलते हैं बोल्गा निकलती है। तो इसका गलत है पिरनीज पर्वत तो स्पेन फ्रांस में है, तो 74 का 4 नंबर गलत है, बाकी सही है। 75 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिड डे मील योजना शुरू किया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसे अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पोषण सुधारने और नामांकन की उपस्थिति बढ़ाने हेतु सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।
तो आज का जो है हम देख रहे हैं कि टोटल 75 तक 1 से 75 तक 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं 75 से लेकर के 100 तक। ठीक है।